औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल वर्दी मेंबर्स। आज के प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा जॉइंट सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ज़ीशान ताहिर भट्ट साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। ज़ीशान ताहिर भट्ट साहब जी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा वाइस प्रेसिडेंट कामरान खलील कंबो साहब से वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रेसिडेंट मोहम्मद आसिफ राना साहब से आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आज के गेस्ट ऑफ ऑनर फार्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, फार्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन मिस्टर मोहसिन नदीम साहब से सर आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कुरान पाक से करेंगे। तलावत कुरान पाक के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा राव हबीबुर रहमान साहब से वो डाइस पर तशरीफ लाएं। जी मैं आज के स्पीकर चेयरमैन लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन टैक्स एकेडमी नदीम भट्ट साहब से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। अब मैं नाते रसूल मकबूल के लिए रिक्वेस्ट करूंगा हाफिज महमूद एयाज साहब को कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो कह दे तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दे तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए, सलाम के लिए
गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लो एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लो एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं फार्मर प्रेसिडेंट सरगोदा टैक्स बार चौधरी नईम अजीज़ साहब को वेलकम करता हूँ। मैं फार्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन नमान जहिया साहब को वेलकम करता हूँ। अब वेलकम एड्रेस के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन मोहम्मद आसिफ राना साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। नहमदुहु नसल्ली अला खैर खल्क़िल करीम फम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑनरेबल चीफ गेस्ट अब्दुल बारी राशिद साहब, मेंबर ATIR, ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर मोहसन नदीम, फार्मर प्रेसिडेंट PTBA एंड LTBA, मिस्टर नदीम भट्ट FCA चेयरमैन LTBA टैक्स अकेडमी स्पीकर आज के, माई कैबिनेट, अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट एंड ऑल मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको यहाँ आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ और आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। और आज मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ जो लोग हमारी टैक्स बार के न्यू मेंबर हुए हैं, और आज इंशाल्लाह हम उनमें जो है ना उनके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा आज का जो सेमिनार है वो काफ़ी देर के बाद हो रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न्स थी, उस वजह से हम सेमिनार जो है ना नहीं करवा सके। तो आज तकरीबन 1.5-2 माह के बाद सेमिनार हो रहा है, और ये सेमिनार जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर कंपनीज 2025 अलॉन्ग विद बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर हो रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि ये हम सब के लिए बड़ा ही बेनिफिशरी होगा और हमें इससे काफ़ी सीखा देगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा फार्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, फार्मर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन चौधरी कमर जमान साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के स्पीकर चेयरमैन LTBA टैक्स अकेडमी नदीम भट्ट साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करें। साइज बड़ा करना है, बस ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाजरीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एज यूजुअल आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड मेरे सेंटेंस होते हैं कि ये जो शेयरिंग का मौका है, ये वैसे तो पता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता, लेकिन अगर आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो इसकी ख़ास रहमत होती है। तो एक दूसरे से हम नॉलेज जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। सिर्फ इंसान सिखाता ही नहीं है, सीखता भी है। हर रोज़ एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो मैं अपने जितने जानने वाले लोग हैं सबको यही कहता हूँ कि ये जो
नॉलेज है ये एक समंदर की तरह है, आप जितना पानी इसमें से निकालेंगे उससे ज़्यादा इसमें अंदर आ जाएगा, क्योंकि कभी पूरा नहीं होता ही नहीं है। अगर आप जुस्तजू रखते हैं, प्यास है, थर्स्ट है, तो जितनी आप आगे जाएंगे उतनी चीज़ें आपके सामने एक्सपोज और विजन जो आपका जो वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सो मेहनत करें, किताब से भी मोहब्बत करें, जैसे माँ बाप की मोहब्बत है, बहन भाई की है, उसी तरह किताब से भी मोहब्बत करें। जब तक मोहब्बत है तो बंदा अपडेटेड है, बेहतर काम होता रहेगा। बाकी आगे चलते हैं जी। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो कंपनी की 2 हिस्सों में है। पार्ट मैंने 3 बनाए हैं, लेकिन 2 मेन पार्ट्स हैं। आपका एक इनकम टैक्स रिटर्न बनाते वक्त मुझे किन किन चीज़ों को कंसिडर करना है, मैं सिंगल एंगल से आया, तो मैंने पॉइंट्स के 32 एक अलग बनाए हैं। फिर बैलेंस शीट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो एंड में फिर आपके जो क्वेश्चन आंसर सेक्शन है वो हम रख लेंगे। इसका इकबाल, इसका वो या तो जी 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 मैं आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल मेंबर ATIR लाहौर मियां अब्दुल बारी रशीद साहब को वेलकम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। इसका वो रिमोट है हमारे पास, लगा लग जाए तो बहुत अच्छा। देखो इसको लगा दे, देखो लग जाए यूएसबी जहाँ पूछो उससे, ये इनको दे दो। देखें ये देखो यार, ये लग जाएगी यूएसबी इसके रिमोट की है ना। हाँ ऐसे कर दें। चल नहीं रहा ये लगा, इसको पिक किया उसने। चलो वैसे मूव कर लेते हैं, अगर किसी को फिर करना पड़ेगा मूव इसको। नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर ली आपने डेस्कटॉप पे, इसको देखें जी आगे की तरह मूव कर। अब बस एरो से आगे करना, ये आ गया बस ठीक है। ये जी मैं 32 डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं एक एक करके इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है, मैंने साथ रेफरेंस भी दे दिया है कि जी सर मैं ज़रा विजिबिलिटी थोड़ी सी, अब वो आंखें उस तरह नहीं है, तो हु व्हेन एंड हाउ जो है वो उस तरफ आ रहा हूँ। देखें कंपनी आपको पता होगा, एक एक लाइन में 2-2 लाइंस में मैं कोशिश करूंगा इसको क्लोज करूं। 114 सेक्शन जब आप खोलेंगे तो कंपनी इररिस्पेक्टिव कि आपको प्रॉफिट है लॉस है, आपने बिजनेस शुरू किया है नहीं किया है, नील की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, कंपनी को इनकम टैक्स रिटर्न जिस दिन उसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है उसी दिन ही से ही उसकी जो रिटर्न है वो ड्यू हो जाती है। यानी आप जब साल क्लोज होगा, अब आप ड्यूरिंग द ईयर बनाते हैं, साल के शुरू में बनाते हैं, कंपनी एंड पे बनाते हैं, आखिरी दिन इवन 30 जून से पहले अगर आप इनकॉर्पोरेशन या 30 जून को भी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको मिल गया तो उस साल की रिटर्न फाइल करना आप पे लाजमी हो जाएगा। 114 सेक्शन का अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा तो पहला ही क्लॉज जो है 1 का ए यही है कि एवरी कंपनी को रिटर्न फाइल करना मस्ट होगा। पहली बात तो ये है। कब करनी है वो आपको पता है। अगर आपका स्पेशल टैक्स ईयर है तो 30 सितंबर है आपका ईयर, मतलब उस डेट तक आपने ऑन और बिफोर 30 सितंबर आपने, जैसे अभी रिसेंटली एक क्लाइंट मेरे पास आया उसका दिसंबर ईयर एंड है,
31 दिसंबर 2024 की जो रिटर्न है वो ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2025 से पहले पहले मुझे फाइल करनी थी, मैं कर चुका हूँ। 2 बातें हो गई, अज़ान हो जाएगी मेरे ख्याल फिर, तो 2 मिनट का वक्फा कर लेते हैं। अच्छा जी, दूसरा अगर आपका अदर देन अभी क्लोज नहीं अभी बाकी
जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा चौधरी नईम अजीज साहब से वो स्टेज पर तशरीफ लाएं सर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फार्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन नुमान याहिया साहब से, सर आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। नुमान याहिया साहब को देख के मुझे मिनिस्ट्री याद आ गई। बड़ा सेमिनार हमने उस पर किए थे 6-7, बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के सेमिनार थे। और इनको देख के मुझे खुरम शहबाज भट्ट साहब की भी याद आ गई कि बड़ा मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने पूरे पाकिस्तान में 6 सेमिनार किए थे। वो आज तक यहाँ से हमारे ना निकली नहीं है, ऐसी वो 2019 के लिए जो थी। अच्छा चले, अब जो रिटर्न मैंने कहा जी कंपनी ने, हमने कहा जी करनी है, ठीक हो गया। कब करनी है जी? हमने कहा अगर स्पेशल टैक्स ईयर है यानी जुलाई टू जून के अलावा अगर आपका ईयर एंड है तो आप ऑब्वियसली नॉर्मल टैक्स ईयर में अगर है तो 31 दिसंबर ऑन और बिफोर 31 दिसंबर जो फॉलोइंग होगा यानी तकरीबन 6 महीने मिल जाते हैं, तो आप अपनी रिटर्न को फाइल करें कंपनी की। स्पेशल वाला मैंने आपको पहले बता दिया। सो 2 डेट्स हैं उनके पास, एक 30 सितंबर है स्पेशल के लिए और नॉर्मल के लिए आपका 31 दिसंबर है, ऑन और बिफोर। ऑब्वियसली ईयर एंड होगा तो तभी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बेशक आप अगले दिन कर दें, लेकिन वो फिर इतनी जल्दी ऑडिट हो नहीं सकेगा ना। अब आप कोई वो AOP की या इंडिविजुअल की रिटर्न नहीं फाइल कर रहे कि बगैर ऑडिट करवाए ही आप उसकी रिटर्न फाइल कर देंगे। एक और पॉइंट, अब तीसरा, पहला कौन करेगा, कंपनी कब करेगा, ये बात होगी। तीसरा कैसे करेगा। अब आपको पता है कंपनी के लिए ऑनलाइन के अलावा फैसिलिटी कोई नहीं है। मैनुअल रिटर्न का बाकी जो रह गए थे थोड़े बहुत, वो आपने सर्कुलर पढ़ लिया होगा, उसके थ्रू उन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 24 वाले भी अब अपनी रिटर्न जो है वो ऑनलाइन अब फाइल करें। यानी मैनुअल का जो थोड़ा बहुत जो 5-4% रह गए थे लोग, उनको भी उन्होंने ऑनलाइन मस्ट कर दिया। एक तो ये बात हो गई। अब ये भी बात होगी। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपसे शेयर करता चलूं कि कंपनी ने कंपनीज एक्ट के मुताबिक अगर 10 लाख तक आपका पेड अप कैपिटल है या उससे कम है तो आपको ऑडिटेड अकाउंट्स SECP को नहीं फाइल करने, और बगैर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के बगैर भी आप ऑडिट या अनऑडिटेड अकाउंट्स आप कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप तो इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स लॉ का जो रूल 34 है वो ये कहता है कि एवरी कंपनी ने ऑडिटेड अकाउंट्स मस्ट फाइल करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों क्लैश कर गए। और सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई लॉ जो सुपीरियर ना हो, अगर वो क्लैश करेगा इनकम टैक्स लॉ से या कंट्राडिक्ट करेगा तो प्रिवेल इनकम टैक्स लॉ करेगा। तो इसका मतलब है कि अब आप SECP का सहारा नहीं ले सकते इनकम टैक्स में जनाब, चूंकि वो ये कहते हैं कि अनऑडिटेड, तो आप ऑडिट का मतलब अनऑडिटेड ले लें, वो नहीं लेंगे। सो आपको हर सूरत में इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक, रूल 34 के मुताबिक, रेड विद सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, आपको इनकम टैक्स लॉ की कंप्लायंस करनी पड़ेगी। अब मैं किसी भी कंपनी का, चाहे वो 100 रुपए से 10,000 रुपए के पेड अप कैपिटल से है, हम ऑडिटेड के बगैर रिटर्न उसकी फाइल नहीं करते। तो ये प्रैक्टिस भी अडॉप्ट कर लें कि अगर कहीं ऐसी कुछ चीज है तो आप ऑडिटेड अकाउंट्स ही फाइल करें, क्योंकि दोनों लॉज में जो क्लैश है उसको इनकम टैक्स लॉ ने रिजॉल्व कर दिया। रिवीजन ऑफ रिटर्न, मैंने एक रिटर्न फाइल की, मुझसे गलती हो गई या मिस्टेक्स हो गई इनएडवर्टेंटली, अभी मैं कहूँगा एडवर्टेंटली तो नहीं, हम इसमें कवर कर ले, हो गया, एक बंदा बशरे हो जाता है, तो फिर आपके पास 114(6) में पावर अवेलेबल है कि आप जो अपनी रिटर्न जो है इनकम टैक्स उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशन है, ऑब्वियसली अप्रूवल है, कहीं अप्रूवल रिक्वायर्ड है, कहीं नहीं है। इनकम भी बढ़ा के अपने देनी है, बराबर रखनी है, लॉस आप ज्यादा नहीं कर सकते, इनकम कम नहीं कर सकते। अगर 60 दिन के बाद करेंगे, 60 दिन के अंदर आप उसको आप डाउनवर्ड भी कर सकते हैं। और रिवाइज या रिक्वायर्ड ऑडिटेड या अनऑडिटेड अकाउंट्स अगर रिक्वायर्ड है तो आप करेंगे, अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो आप उसके बगैर भी कर सकते हैं। मसलन अगर एक बंदे की इनकम ही अकाउंट्स को इफेक्ट नहीं कर रही कंपनी की, तो फिर आप उसको ऑब्वियसली आप उसके बगैर भी उसको फाइल कर सकते हैं। 2 बातें हो गई जी। इसमें जो की पॉइंट है मैं उसको ऊपर लेके आऊंगा, वो ये है, वो वैसे नेक्स्ट पेज पे आएगा, वो जो है वो है SME का पॉइंट, जो है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस।
100E सेक्शन रेड विद 14 शेड्यूल अगर आप पढ़ेंगे तो आपने क्या करना है कि अगर दो कंडीशन मेट करनी है, नंबर 1 आप मैन्युफैक्चरर हो और नंबर 2 आपकी टर्नओवर एनुअल जो है वो 250 मिलियन से एक्सीड ना करे, जो एज पर ऑडिटेड अकाउंट्स या अनऑडिटेड अकाउंट्स। ये फैसिलिटी इंडिविजुअल को भी है, एओपी को भी है और कंपनी को भी है। अगर ये वो दोनों कंडीशन मेट कर दे प्लस वो एज ए मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड हो तो आप अपनी टर्नओवर का दो कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में अगर आप 100 मिलियन तक आपकी टर्नओवर है तो आप 0.25% अपनी टर्नओवर का पे करेंगे और वो फाइनल टैक्स होगा। ये सियालकोट में जब सेमिनार हमने किया था तो उनको एक ये हमने अल्टरनेट ये दिया था कि अगर आप एक्सपोर्ट भी करते हैं इवन तो उसको भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो 0.25%, अगर 200 मिलियन से ज़्यादा हो गया आपकी टर्नओवर और 250 मिलियन के बराबर या कम है तो तब आप 0.5% जो है अपनी टर्नओवर का पे करेंगे और बाकी जितने आपके टैक्सेस कटे हुए 236C का के का, ठीक है, उसके अलावा आपका टेलीफोन पे, गाड़ियों पे, मोबाइल्स पे, ठीक है, कैश विड्रॉल पे, जितने जितने इलेक्ट्रिसिटी पे जितने आपके टैक्सेस होंगे वो सारे आप रिफंड मांग सकते हैं। प्लस इसकी जो रिटर्न है वो सेपरेट है, जो एसएमई की है उसको भी जरा देखिएगा। 9-10 रिटर्न उन्होंने अपलोड की हैं जिसमें एसएमई की रिटर्न अलग है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। चौथी बात इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, एक ऑप्शन आपने विद दी रिटर्न जो है लिख के देनी है जो 3 साल तक इंटैक्ट रहेगी। 3 साल मतलब अगर आप 21 में ये शुरू हुआ था, ये जो 100E आपका जो 100E आपका जो आया है तो 21, 22, 23 तक 3 साल, फिर 24 में मुझे देनी है 24, 25, 26, तो 3 साल तक इन राइटिंग में ये ऑप्शन आपने लिख के देनी है कि मैं फाइनल टैक्स रजीम में जाना चाह रहा हूं क्योंकि मेरी कंपनी एसएमई के अंदर फॉल करती है और ये टैक्स मैं आपको दे दूंगा। और ये एक्सपोर्टर को भी इसी तरह इक्वल फुटिंग पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑल्दो आपको पता है एक्सपोर्टर अब नॉर्मल टैक्स रजीम में है, 1% उनका मिनिमम है, 1% उनका एडिशन जो है वो एडजस्टेबल है। तो ये अगर आप 2% कटवा लेते हैं फर्ज करें तो 0.25% या 0.5% भी अगर आपको टैक्स लग जाता है आप 1.5% का वापस पैसे मांग सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी स्कीम है जिसमें आपके जो भी उस वक्त या इस वक्त के वज़ीर आज़म में उन्होंने इसको कंटिन्यू किया, समेडा भी इसके पीछे है क्योंकि उनका मकसद ये था कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है उसको सर्वाइव किया जाए, उसको आगे सपोर्ट किया जाए ताकि लोगों को जॉब्स भी मिले और मुल्क जो है वो भी तरक्की कर सके। तीसरा पॉइंट जी कुछ और कि मैं वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन राना मंजूर हुसैन साहब से कहूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अच्छा, अब जो थर्ड पॉइंट है ये मैंने नेक्स्ट वाला तो अगले पेज पे मैं आपको दिखा ही दूंगा, वो जो एसएमई वाला है। थर्ड ये है कि 5 हेड्स ऑफ इनकम में से आपको पता है सैलरी और एओपी की जो कंपनी और एओपी है उसकी सैलरी इनकम नहीं होती, वो एम्प्लॉय नहीं किसी की होते। तो आप इसकी रिटर्न भी जाके अगर चेक करेंगे ना तो उसमें सैलरी इनकम का कॉलम आपको नजर नहीं आएगा एओपी और इंडिविजुअल के कंपनी के केस में, क्योंकि उनकी सैलरी इनकम होती ही नहीं है। सो एक ये भी पॉइंट आपके ज़हन में होना चाहिए कि इसकी सैलरी इनकम का कोई ट्रीटमेंट होना नहीं है, ना वो हो सकती है। चौथा पॉइंट है रेट ऑफ टैक्स है, वो आपको पता है। अगर अब अच्छा ये भी एक अच्छा पॉइंट है एसएमई के अलावा, अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करती है तो 20% टैक्स है जो स्टेट आपके प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्सेबल निकलेगी इनकम उसके ऊपर है। दूसरा आपका जो अदर देन स्मॉल कंपनी है वो आपका जो है 29% टैक्स होगा। तो ये भी चेक कर ले, अगर आपकी कंपनी एसएमई में फॉल करती है तो सेपरेट हो जाएगा, अगर आप स्मॉल में जाते हैं 20% होगा, और अगर आप दोनों में ना आए तो फिर आपको 29% जो है वो टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। WPPF और वर्कर्स वेलफेयर फंड, आपको पता है कि WPPF जो है वो स्पेसिफिकली कंपनी के केस में है, वो इंडिविजुअल और एओपी के केस में ये चार्ज नहीं किया जाता। आपकी अकाउंटिंग प्रॉफिट का जो बिफोर टैक्स है 5% ये होता है, तो वो भी उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वर्कर्स वेलफेयर फंड के तौर पर आपसे सोशल सिक्योरिटी वाले कलेक्ट कर लेंगे 2%। वो WWF 2% लग गया ना, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप ये फर्ज करें मैंने 10 लाख रुपए WPPF रखा, डिस्ट्रीब्यूट मेरा 9,50,000 हुआ, बाकी 50 मेरा बच गया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो वो जो बाकी बचेगा वो WWF के तौर पे आपके इन एडिशन टू WWF अगर लग रहा होगा वो अलग रहेगा। छठा पॉइंट भी
ये मैंने आपको पहले ही कर दिया कि ऑडिटेड जो अकाउंट्स हैं इसके बगैर तो कंपनी की रिटर्न आप वो कर नहीं सकते, इस पर दोबारा बहस करने की जरूरत नहीं, वो क्लियर। बाकी क्वेश्चन आंसर में देख लीजिएगा अगर क्वेश्चन होगा। सातवां जी रिफंड वाला, ये बड़ा पुराना पॉइंट चलता हुआ आ रहा है। देखिए एक क्वेश्चन रेज हो गया, दो तरह से क्वेश्चन रेज हुआ, एक डिपार्टमेंट ने किया, एक टैक्स पेयर ने कर दिया। हेयरिंग हुई, उन्होंने कहा जनाब आप अपने प्रीसीडिंग टैक्स ईयर के रिफंड की एडजस्टमेंट रिटर्न के अंदर नहीं कर सकते। अब कभी वो 2 लाख उठा लेता है, कभी कुछ भी नहीं उठाता, कभी वो पूरी अमाउंट ले लेता है, कभी लेता नहीं है। सवाल ये है कि लीगल पोजीशन क्या है, लड़ाई तो इस पे हो रही है। क्या मुझे लॉ ये फैसिलिटेट करता है कि जो मैं प्रीसीडिंग जो मेरे 120 में मैंने रिटर्न फाइल की सेक्शन में, वो डीम टू बी जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट जो मेरे डीम्ड रिफंड या एक्सेस पेमेंट्स क्रिएट हुई हैं उसकी एडजस्टमेंट मुझे लॉ अलाउ करता है? अगर करता है तो किस सेक्शन में, और अगर नहीं करता तो किस सेक्शन में? ये था असल में क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा जी हम तो आपको नहीं देंगे। मैंने कहा देखें सर, काफी टाइम मुझे लग गया इसको ढूंढने में। आप 120 का 1B जब आप पढ़ेंगे तो वो ये कहता है कि ये रिटर्न जो आप फाइल करेंगे एक्टिंग ऑन गुड फेथ फॉर ऑल पर्पसेस, ये डीम टू बी ऑर्डर समझा जाएगा। पहली बात तो ये है। मैंने कहा अगर ऑल पर्पसेस के लिए है तो व्हाट अबाउट द रिफंड पर्पसेस? तो फिर आप 171 सेक्शन जब पढ़ेंगे उसके नीचे एक्सप्लेनेशन गिवन है, वो ये कहता है कि आप रिटर्न आपकी डीम टू बी ऑर्डर है ऑल पर्पसेस के लिए, बट रिफंड पर्पस के लिए नहीं। अगर रिफंड पे आपने कंपनसेशन लेनी है तो उस पर्पस के लिए जब तक आपका रिफंड क्रिएट नहीं होगा, आप उसकी वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, आरपीओ नहीं जनरेट होगा, वो ओके नहीं करेंगे, आप उसका रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। जब मैं ऑल पर्पसेस में से ओनली कंपनसेशन फॉर रिफंड को माइनस कर दूं तो बाकी तो अच्छा। अब सवाल ये है कि देयर इज अ डिफरेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडजस्टमेंट एंड रिफंड। रिफंड में पैसे मुझे मिलने हैं, एडजस्टमेंट में आपने पैसे रखने हैं डिपार्टमेंट ने। सो वो लिमिटेशन रिफंड के ऊपर है, एडजस्टमेंट के ऊपर नहीं है। यही पॉइंट वो लीगल है जिसमें जजमेंट्स भी आई हुई हैं। तो आप टेक्निकली स्पीकिंग चाहे रिटर्न अलाउ करें या ना करें, आप अपने जो डीम्ड रिफंड है बाय वर्च्यू ऑफ लॉ, अपनी एक्सेस जो आगे जाके पेमेंट आएगी उसके अगेंस्ट आप एडजस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं। और सेक्शन मैंने आपको रेफर कर दिया, इसमें हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई हुई है कि आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट चलता हूं मैं, एओपी वाला क्लियर है, वो आपको पता है 300 मिलियन से ज्यादा हो तो उसको ऑडिटेड अकाउंट्स देने हैं, वो हमने पहले सेमिनार्स में क्लियर कर दिया हुआ है। 9th पॉइंट है जी आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके 4 चीजें कवर्ड हो रही है अगर आप देख रहे हैं तो। सुपर टैक्स है, फिर आपका टैक्स ऑन डीम्ड इनकम है, सुपर टैक्स 4C है, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम 7E है, टैक्स ऑन बिल्डर एंड डेवलपर 7F है, और CBT आपका फाइनेंस वो जो एक्ट आपका था 8 सेक्शन उसमें इंसर्ट हुआ था। और सवाल ये है कि आपने ये भी चेक करना है कि आपके केस में पहले सुपर टैक्स अगर 150 मिलियन से ज्यादा आपकी इनकम होगी तो फिर उसको जो है वो सुपर टैक्स, और वो वाला 150 मिलियन जो 4C के अंदर गिवन है। अब आपने टैक्सेबल इनकम को भूल जाना, जिस पे आपने टैक्स दिया ये वो वाला नहीं है। जो प्रॉफिट 4C सेक्शन आपको कह रहा है वो अगर 150 मिलियन से ज्यादा होगा, यानी नॉर्मल इनकम में डीम्ड इनकम भी वो जमा करते हैं, वो वर्क बैक भी करते हैं, तो वो वाला प्रॉफिट अगर 150 मिलियन से ज्यादा हुआ तो 1% से लेके फिर 10% तक आपको जिस स्लैब में आप फॉल करेंगे तो सुपर टैक्स इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। नंबर 2, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, वो आपको पता 7E सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सब जुडाइस है। कुछ जो लाहौर आपका पंजाब और सिंध आपका वो अगेंस्ट है, इस्लामाबाद और पेशावर वाले फेवर में है। अब क्या हो रहा है कि 50% वो पे करते हैं और 50% का स्टे आपको मिल जाता है जब तक कि आप आगे आपका ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास नहीं कर देता। मकसद इसका एक था कि जो आइडल प्रॉपर्टी है, आइडल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पे टैक्स लगाया जाए। इंडिया से इंपोर्ट हुआ था, अगर आप रेंट पे दे रहे हैं, एग्री इनकम एग्री कल्टीवेशन कर रहे हैं, बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, लिमिट से वो कम है तो वो आइडल नहीं है, वो यूज हो रहा है। जो यूज हो रहा है उसमें उन्होंने छूट दी हुई है और बाकी एंड पे 25 मिलियन की लिमिट दे के उन्होंने कहा जी इसके बावजूद अगर आपकी आइडल प्रॉपर्टी 25 मिलियन से ऊपर है तो फिर आपने इसके ऊपर जो इसका डीम्ड इनकम का टैक्स है वो आपने देना है। टैक्स ऑन बिल्डर एंड डेवलपर, ये बड़ी बहस हुई जी, कुछ 4-5 लोगों ने सवाल किए
हम लोग भी इस पे होमवर्क ऑब्वियसली डेली बेस पे कोई ना कोई चीज़ चलती रहती है। सवाल ये हो गया कि अगर ये बिल्डर और डेवलपर का जो किस्सा है, ये पहला साल है उनके लिए कि आपने अपनी ग्रॉस रिसीट्स के ऊपर जो है ना, बिल्डर ने 10%, डेवलपर ने 15 और आगे मेरा 12.5 या 12% है जो मिक्सअप होगा, बिल्डर कम डेवलपर या डेवलपर कम बिल्डर होगा। तो ग्रॉस रिसीट का ये जो परसेंटेज मैंने अभी बताई वो आपका बनेगा टैक्सेबल इनकम, उस पे आप टैक्स देंगे, ये मिनिमम टैक्स है। सवाल सिर्फ एक है, ये क्या ग्रॉस 1 अरब रुपया अगर आपके पास पैसा आ गया है एडवांसेस की शक्ल में, तो क्या मैंने इस टोटल अमाउंट का सीधा 12, 15, 10 या जो भी है वो अप्लाई करना है? हमने जब इस पर थोड़ा सा आगे की तरफ गए तो हमने ये देखा कि नहीं भाई, ऐसे नहीं है। आपने सेक्शन 36 के मुताबिक स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी है। जो सेल आपकी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर आएगी, आपने उस पे ये परसेंटेज अप्लाई करनी है। लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक बंदे ने अज्यूम कर लेते हैं कि 100 मिलियन उसने एडवांस रिसीव किया, लेकिन सेल उसकी जब ट्रांसफर हुई तो पता लगा वो 20 मिलियन है। तो मैंने 100 मिलियन का अब वो जो 10, 15 या 12% है वो नहीं लेना, मैंने जो 20 मिलियन आएगा उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करनी है। उसकी वजह ये है, आज मैं आपको 100 मिलियन के ऊपर एडवांसेस के ऊपर टैक्स दे देता हूं, कल को जब वो सेल में ट्रांसफर होगा फिर टैक्स लेने आ जाएंगे। तो एक इनकम पे लॉ में बड़ा क्लियरली है, 73 या 69 मिला के पढ़ेंगे तो एक इनकम पे 2 दफा टैक्स नहीं होता जनाब। अगर मैंने पहले दिया तो फिर बाद में नहीं हो सकता, बाद में एक्सेप्ट कोई नहीं होना। उसने कहना जी सेल तो आपने खुद लिखी है, फिर आप कैसे कहते हैं आपने पहले दिया? तो वो एक अजीबो गरीब किस्म की लड़ाई शुरू हो जाएगी, आपको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्डर एंड डेवलपर के लिए हमने ये जो उसका सोल्यूशन निकाला कि आप सेल में जो ट्रांसफर होगा उस पर परसेंटेज अप्लाई करें और अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट देखें, जो दोनों में से ज्यादा होगा उसके ऊपर फिर आप उसको टैक्स देंगे। प्रॉफिट ऑन डेट की नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी काफी मेहनत हमें करनी पड़ गई क्योंकि इसमें काफी लोगों के पैसे बाहर से आ रहे थे। तो ये ज्यादातर जो नॉन रेजिडेंट थे, जो बाहर से पैसे भेज रहे थे, उनके लिए कुछ क्लॉजेज है, मैं आपको बाद में दिखाता हूं। उसमें आपको 4 चीजें चेक करनी है। अगर आप एग्जम्पशन में गए, 78, 79 क्लॉजेज है, मैं आपको दिखाता हूं, तो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी प्रॉफिट ऑन डेट। अगर आप रिड्यूस रेट में गए तो 10% भी है, उसके बाद 15% भी है, और अगर आप तीनों में ना गए और आपका ऑब्वियसली प्रॉफिट 50 लाख से ज्यादा हो गया तो फिर आप नॉर्मल रेट के मुताबिक, चाहे वो इंडिविजुअल है, जो भी एओपी या जो स्टैंडर्ड रेट होगा उसके मुताबिक, अभी जो रिटर्न है आपने फाइल की आपने देख लिया होगा, जिनका 50 लाख से ऊपर गया है उनको नॉर्मल टैक्सेशन में वो लोग महबूब सेविंग सर्टिफिकेट को निकाल के, क्योंकि उस पर मैक्सिमम रेट जो है वो 5% है। इसका नेक्स्ट देखिएगा जी जरा। नेक्स्ट है जी, 7 सेक्शन कोटेड है, 21, 111 और 174। एक्सपेंडिचर बड़ा इंपॉर्टेंट है जी एरिया आपका, चाहे वो इंडिविजुअल है, कंपनी है या एओपी है। 2 तरह के एक्सपेंडिचर है, एक आपके पर्सनल है, वो वेल्थ के अंदर आपके रिकंसिलिएशन में आ गए। एक आपके बिजनेस एक्सपेंडिचर है जो आप प्रॉफिट एंड लॉस काउंट या अदर हेड्स ऑफ इनकम के अगेंस्ट आप क्लेम कर रहे होते हैं, जो अलाउ होते हैं आपको, जो लीगली। अब सवाल ये है कि इनको क्लेम करते वक्त आपको सेक्शन 21 को ज़हन में भी रखना है। 111, अच्छा 111 बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सवाल हो गया, एक बंदे ने कहा जी मेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर 10 लाख है, 50 लाख है, लेकिन क्लेम उसने 10 लाख किया। तो 111 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर रीजनेबल अमाउंट से आप नीचे चले जाएंगे एक्सपेंडिचर तो 111 हिट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा कोई ज्यादा करेगा तो अपना ही नुकसान करेगा। मेरा एक्सपेंडिचर 60 का है, मैंने 70 कर दिया है, तो वो तो उसका अपना ही कैश फ्लो जाया करेगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। अब आते हैं बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरफ। सो इट मीन्स के अगर आप दोनों तरफ जाएंगे तो घूम फिर के आपको एक ही चीज नजर आएगी कि रियल डाटे की तरफ ही आपको आना पड़ेगा। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरीफाइबल है उसके मुताबिक आपका एक्सपेंडिचर, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, वो बच्चों की फीसें हैं, वो फॉरेन ट्रैवलिंग है, वो मेंबरशिप है क्लब की, वो आपका फूड क्लोथिंग एक्सेट्रा है, वो इंश्योरेंस है, वो कोई चीज़ है, आपने तमाम एक्सपेंडिचर वही क्लेम करने हैं जो रियल होंगे और एक्चुअल वन होंगे और विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जहां वेरीफाइबल हो सकता होने चाहिए। अब आ जाते हैं बिजनेस में। बिजनेस में इशू ये है कि अगर मैं एज ए टैक्सेशन ऑफिसर बन के सोचूं या एफबीआर बन के सोचूं तो मैं कहूँगा यार लोग ना अपनी इनकम कम करने के लिए खर्चे डाल देते हैं, अपने तरफ से डाल दो भाई।
तो भाई फिर उसको वेरीफाइबल भी होना चाहिए ना। तो वेरीफाइबल करने के लिए उन्होंने 21 सेक्शन जो है वो रखा हुआ है कि अगर आपके पास 4 टेस्ट तो हर एक्सपेंडिचर पे अप्लाई होने ही है बिजनेस के। पहला, आपके पास वेरीफाइबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मसलन एक हम ले लेते हैं, मैंने कहा जी मेरा बिजली का बिल 4 करोड़ है, तो लाओ भाई बिल दो, कोई मसला नहीं है। जी मेरी परचेजिंग 6 करोड़ की है, लाओ भाई इनवॉइसेस दो, वेरीफाइबल हो जाएगा, देख लेते हैं, फिर सेल भी करोगे या स्टॉक में रखोगे। दूसरा टेस्ट, जहां क्रॉस चेक है, वो आपने सेक्शन 21L है, अगर हम मिस्टेक नहीं कर रहा तो 2.5 लाख से ऊपर अगर आपकी पेमेंट गई, एक्सेप्शंस को एक्सक्लूजन को निकाल के, तो फिर आपने पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक करनी। अब आल दो कि इसकी इंपॉर्टेंस सेल टैक्स से होते हुए, सेल टैक्स में 73 में आपको पता है वो 50,000 पूरे साल का, पूरे साल को जमा करे एक पार्टी के टोटल को, अगर वो 50 से ऊपर गया तो क्रॉस चेक है। तो वो ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, 2.5 लाख तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बहरहाल चूंकि इंडिपेंडेंट लॉ है, क्योंकि सारे लोग सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होते। अगर वो नहीं है तो 21L है, और अगर वो रजिस्टर्ड है तो 73 कंप्लायंस कर लें, 21L खुद ब खुद ही हो जाएगा। 2, क्रॉस चेक आ गया। पहला क्या था जी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरीफाइबल, कच्चा वोचर नहीं चाहिए, अपने प्रिंटर से प्रिंट निकाल के आपने पकड़ा दिया, ऐसे नहीं है भाई। उसका एड्रेस, उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर वेरीफाइबल होना चाहिए, और वो एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड भी हुआ हो। दूसरा क्रॉस चेक। तीसरा, टैक्स काटना, जहां आप अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट है, टैक्स काटे बगैर अगर आपने पेमेंट की तो 21 सेक्शन बड़ा क्लियरली बताता है कि आपको वो एक्सपेंडिचर आप क्लेम नहीं कर सकते। चौथा, वो बिजनेस एक्सपेंडिचर होना चाहिए। आप अपनी बच्चों की फीस बिजनेस में नहीं चार्ज कर सकते। सैलरी का बेनिफिट आप ले लें कंपनी से, वो आपने करना करें, लेकिन आप अपने जाती एक्सपेंडिचर पर्सनल जो है वो बिजनेस में क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिजनेस की इनकम अर्न करने पे नहीं है। तो बाकी और भी 21 के अंदर कोई 14-15 सब क्लॉजेज है, लिस्ट और भी अवेलेबल है, उसमें पेनल्टी भी है वायलेशन ऑफ लॉ के ऊपर, जो वो भी अवेलेबल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, जो अगर आप अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में कंट्रीब्यूशन करेंगे वो नहीं है। लिस्ट एक पूरी है। वार 21 सेक्शन 100% कंप्लायंस। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैंने पकड़ा 174 से, वो 21 सेक्शन में नहीं आपको मिलेगा, वो उसके अंदर है। नेक्स्ट है जी 13, परचेज ऑफ एसेट्स। 75 है, इस पे भी काफी सेशन हम कर चुके हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ऑर्डिनेंस के अंदर। अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 लाख से ज्यादा खरीदी या मूवेबल 10 लाख से ज्यादा, तो पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल या क्रॉस चेक के थ्रू होगी। और अगर आपने ऐसे ना किया तो जब आप एज ए बिजनेस एक्सपेंस क्लेम करेंगे तो वो नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं आपको मिलेगी। और जब आप पर्सनल एसेट बेचेंगे और उसके अगेंस्ट परचेज आपने किया हुआ पर्सनल एसेट, तो वो कॉस्ट माइनस नहीं होगी कैपिटल गेन को डिटरमिन करने के लिए। और अगली बात यह है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी वायलेशन ऑफ लॉ करेंगे तो 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू की पेनल्टी भी है। तो 75A सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के लिए है, इंडिविजुअल, कंपनी और हम कंपनी रहे हैं, लेकिन ये एप्लीकेबल तीनों के ऊपर है, सिर्फ कंपनी के ऊपर नहीं है। तो बाकी लोग भी इसकी कंप्लायंस करेंगे 75A सेक्शन, बाकी आप पढ़ लीजिएगा उसको। 14 था जी 57 है, ब्रॉड फॉरवर्ड। आपको पता है लॉसेस, बिजनेस के लॉसेस 6 साल के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और टैक्स डेप्रिसिएशन आप अनलिमिटेड टाइम के लिए आप आगे ले जाके अपनी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट ही आप, एक है सेट ऑफ, एक है कैरी फॉरवर्ड। अगर मेरी बिजनेस लॉस है ड्यूरिंग दी टैक्स ईयर, तो किसी भी दूसरी इनकम के अगेंस्ट आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉस अनएब्जॉर्ब्ड है, मसलन मेरा लॉस था 10 मिलियन, मेरी अदर इनकम थी 8 मिलियन, तो 2 मिलियन का लॉस मेरा अनअब्जॉर्ब्ड बच गया, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। अब जब वो कैरी फॉरवर्ड होगा तो नेक्स्ट ईयर वो सिर्फ अपने ही हेड के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, आप किसी दूसरे हेड के अगेंस्ट उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। इसको आप 57 सेक्शन में पढ़ सकते हैं। किधर आगे जी 15 नंबर जी टर्नओवर टैक्स थी। इसमें आपको पता है कि अगर आप मिनिमम टैक्स पे कर देते हैं 113 का, तो 113(2)(c) है। आप अगर आपका मिनिमम टैक्स था 10 लाख रुपए, नॉर्मल टैक्स था 2 लाख रुपए, तो 8 लाख रुपए आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और अगले साल आप नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर सकते हैं 2 साल के लिए। लेकिन इतना आप एडजस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर की मिनिमम टैक्स लायबिलिटी से कम आपकी लायबिलिटी ना बने। मसलन मैंने 8 लाख में आगे लेके आया, आगे पता लगा जी टर्नओवर टैक्स बन रहा है, फर्ज कर ले वो 10 लाख है, और जो नॉर्मल टैक्स है वो 15 लाख है।
अब 15 लाख में से मैं 5 लाख माइनस कर सकता हूं ताकि मिनिमम से कम मेरा टैक्स आगे ना बने। ये बेसिकली 113(2)(c है, ये भी काम आ जाएगा। तो अगर कहीं आपको टर्नओवर टैक्स लगे ज्यादा, लगा हुआ है वो ज्यादा है और वो नॉर्मल से जितना ज्यादा होगा उसको कैरी फॉरवर्ड करके आप अगले सालों में उसकी एडजस्टमेंट भी क्लेम कर सकते हैं। 16 जी रूल 34, आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट काउंटिंग का बनाना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस आप बनाते हैं उसको उसकी रिकंसिलिएशन रिटर्न के अंदर मांगी हुई है उसमें। अगर आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ है और टैक्सेबल इनकम आपकी 4 करोड़ लॉस आ गया है या 4 करोड़ प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है, तो आपने क्या ऐड किया और क्या लेस किया है, ये रिकंसिलिएशन आपने अपनी रिटर्न के अंदर उसको बना के देनी है, क्योंकि उसने अल्टीमेटली टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगाना है अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स को निकाल के, क्योंकि वो आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर लगेगा। आगे आ रहा है वो भी। अच्छा जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी शेयर किया, 17 नंबर आपके पास पॉइंट है। जो इनकम टैक्स का 21M सेक्शन है वो ये कहता है कि मिनिमम सैलरी आपने एक बंदे को एक महीने में वो 32,000 रुपीज से अगर ज्यादा दी तो वो थ्रू क्रॉस चेक होएगी या बैंकिंग चैनल होएगा। अगर अच्छा उधर जो लेबर लॉज है वहां कोई 37,000 कह रहा है, कोई 40,000 कह रहा है, तो हमारी रिक्वेस्ट ये है FBR से कि अगर मिनिमम तनख्वाह ही बंदे की 37 और 40 है तो इधर भी स्लैब को बढ़ा दिया जाए ताकि उसको कैश में पेमेंट जा सके, वरना 32,000 से ऊपर आप जाएंगे तो दोनों आपस में क्लैश कर जाएंगे। इनकम टैक्स वाले ने आपकी बात माननी नहीं है, वो कहेगा भाई ये आपने कैश में कैसे कर दी, आपने कहना जी मिनिमम ही 37 है, उसने कहा जी मेरी लिमिट इधर 32 है, तो आपका सारा जो लेबर एक्सपेंस है वो 21M सेक्शन की नॉन कंप्लायंस की वजह से वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन है, कोशिश कर रहे हैं कि इसको अगर इनहैंस हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनकी मिनिमम सैलरी कम कर दे आप, वो तो पहली बड़ी मुश्किल से 37-40 में गुजारा कर रहे हैं, तो 32,000 कोई इनहैंस होना चाहिए, ना कि हम उसको कम करें। चलो ये 18 पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इसमें भी काफ़ी मैं नाम जरूर लेना चाहूँगा ताहिर भट्ट साहब का। तो जितनी शेयरिंग मैंने उनके साथ की आज तक किसी बंदे के साथ नहीं की। उस्ताद भी हैं, वो बड़े भी हैं, सीनियर भी हैं, दोस्त भी हैं, तो शेयरिंग हम बहुत ज़्यादा आपस में करते हैं। इस पर ना एक जो अमेंडमेंट अभी आई ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले क्या था, अगर किसी बंदे का पिछले 4 साल में कोई 1 साल का भी ऑडिट हो गया तो अगले 4 साल में उसको ऑडिट में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। 105 एक लॉज है, सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 का रेफरेंस आप गिवन है, वो अब जाके, लेकिन अब जो अमेंडमेंट की है उन्होंने एक अगेंस्ट द टैक्स पेयर है, एक फेवरिंग टू द टैक्स पेयर है। अब उन्होंने कहा कि अगर आपका केस सेलेक्ट हो गया, अब वर्ड ना चेंज हो गया, अब ऑडिट नहीं है, अगर सेलेक्ट हो गया आपका केस, ऑडिट हुआ या नहीं हुआ, अगर आपका केस सेलेक्ट हो गया तो अगले 3 साल तक आपका 177 या 214C में ऑडिट नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर कमिश्नर इनर रेवेन्यू ये चाहे कि यार इस केस में बड़ी हमें डाउट्स हैं और बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ना ये कंप्लायंस करता है और इसका प्रोफाइल भी बड़ा खराब है, तो इसको हम ऑडिट करना चाहते हैं, तो वो FBR की अप्रूवल लेके फिर उसका ऑडिट जिस साल का भी वो या सालों का करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ये भी इस क्लॉज के अंदर प्रोवाइजो गिवन। 19 नंबर जी, ये फीमेल्स के लिए, वैसे तो 2 ही हैं लेकिन जितनी भी हैं, उन्होंने एक क्लॉज डाल दिया है 1 जुलाई 2021 से ऑनवर्ड कि अगर फीमेल्स, चाहे वो इंडिविजुअल है, AOP में है, कंपनी में है, अगर मैनेजमेंट टोटल फीमेल्स की है और उनकी बिजनेस इनकम आई है और रिकॉन्स्टिट्यूशन, नया बिजनेस उन्होंने शुरू किया, रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, तोड़ के ये ना हो बंदे पता लगे औरतों से रिप्लेस कर दिए उसने, ये बात नहीं हो रही। ओरिजिनली उनका जो बिजनेस है वो फीमेल्स ही शुरू करेंगी। एम्प्लॉय चाहे आप जितने मर्जी रख लें मेल, लेकिन मैनेजमेंट में फीमेल्स होंगी। अब उन्होंने कहा जो बिजनेस इनकम ये फीमेल्स अर्न करेंगी, सिर्फ बिजनेस इनकम, जो टैक्स बनेगा आपका नॉर्मल का वो 25% हम उसमें आपको छूट दे देंगे फीमेल्स के लिए। यानी अगर 1 लाख टैक्स बना तो 25% माइनस हो जाएगा और बाकी का आपको 75% जो है वो देना पड़ेगा, ये एडजस्टमेंट है। लेकिन ये ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ न्यू बिजनेस फीमेल्स के लिए और प्लस बिजनेस इनकम के लिए। इसके आप बाकी हेड्स बीच में मर्ज नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी इनकम नहीं, बिल्कुल नहीं, सैलरी इनकम बिल्कुल नहीं, कैपिटल गेन बिल्कुल नहीं, अदर सोर्सेज बिल्कुल नहीं, सिर्फ बिजनेस इन की हद तक बात हो रही है।
एग्रीकल्चर इनकम की काफ़ी बहस हो चुकी है। अगर कंपनी की भी एग्रीकल्चर इनकम है तो आप ओबियसली सूबे को टैक्स देंगे, अगर आप दे देंगे तो उतना क्रेडिट आपको मिल जाएगा, अगर आप नहीं देंगे तो बोर्ड ये FBR के पास पावर है 111(4) में कि वो आपको उसको फेडरल के अंदर उसको टैक्स कर सकते हैं एज ए एग्रीकल्चर इनकम। नहीं, एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 41 में एग्जेम्प्ट है। एज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो आपको ट्रीट करके फिर टैक्स लगाएंगे आपको। लेकिन बात फिर वही है, अगर मैं फेडरल को टैक्स दे भी देता हूं तो सूबे ने फिर नहीं मेरी जान छोड़नी। तो बेहतर यही है कि जिसका डोमेन है उसको टैक्स दे और अपनी जान छुड़ाए। और एक आपको पता लग गया होगा कि इन्होंने नोटिफिकेशन एक दोबारा दिया। पहले ये आया था जनवरी, फरवरी या नवंबर में कि जो रेट्स नए वाले हैं वो 25 पे अप्लाई होंगे। बाद में उन्होंने कहा नहीं जी हम इसको नहीं कहते, अभी 25 तक वही पुराने रेट्स चलेंगे और ऑनवर्ड जो होगा 26 के लिए वो नए जो रेट्स हैं आपके, जो उन्होंने ऑलमोस्ट नॉर्मल जो इनकम टैक्स के रेट्स हैं उसके बराबर कर दिया है उसको। रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, ये आपको पता है हर रिटर्न में, चाहे वो इंडिविजुअल कंपनी AOP है, आपको रेजिडेंशियल स्टेटस उस टैक्स पेयर का हर साल डिटरमिन करना होता है और उसके मुताबिक एट्रीब्यूट्स में जाके आप क्लिक करते हैं कि ये रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। पॉइंट क्या है? दो सिर्फ, रेजिडेंट की वर्ल्ड इनकम पे टैक्स है और नॉन रेजिडेंट सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स पे करेगा। अगर एक बंदा, अच्छा इसके अलावा आपने जो इंडिविजुअल में अगर कोई बेनिफिट लेना है तो 52 और 53 सेक्शन 51, 52 भी है, वो भी देख लीजिएगा। अगर कोई शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है तो वो इंडिविजुअल के लिए उन्होंने अलग से भी एक बेनिफिट रखा हुआ है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि एक कंपनी या एक बंदा एक साल में रेजिडेंट है तो दूसरे में नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। फिर हर साल आपने डिटरमिन करना है उसकी इनकम ईयर के हिसाब से कि उस इनकम ईयर के अंदर जो उसका रेलिवेंट टैक्स ईयर है क्या वो उस पीरियड में रेजिडेंट था या नहीं था। सो ये चेंज भी हो सकता है। नेशनैलिटी बेस्ड रेजिडेंट स्टेटस नहीं है इंडिविजुअल के लिए, वो स्टे और अदरवाइज है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। 22 नंबर पॉइंट, अमूमन हमारे ज़हन में ये एक पॉइंट चलता है कि जी जो बिजनेस लॉस है या कैपिटल लॉस है वो 6 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। सिक्योरिटीज के अंदर भी एक स्पेसिफिक उन्होंने सब सेक्शन डाला हुआ है ये 37A के अंदर कि अगर आपको सिक्योरिटीज यानी लिस्टेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बात हो रही है, उसमें आपको गेन या लॉस हो जाता है। अगर लॉस है वैसे तो सेपरेट ब्लॉक में कवर्ड है अनलेस नॉर्मल टैक्स रिजीम में ये आ जाए। तो अगर आपको कैपिटल लॉस हो गया है सिक्योरिटीज में तो आप 3 साल के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड उसको कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड करके सिक्योरिटीज की इनकम के अगेंस्ट ही आपने एडजस्ट करना है और किसी के अगेंस्ट नहीं आप कर सकते। लेकिन लिमिटेशन 3 साल है, बिजनेस में 6 साल है और डेप्रिसिएशन में अनलिमिटेड है। तो आगे ये जो 23 नंबर है पहले मैंने आपको करा दिया था, ये 24 भी ऑलमोस्ट कवर हो गया। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे 1 मिनट बात कर लेते हैं। आपको पता है कि इस वक्त अगर आप SME में फॉल ना किए तो जो 2024 तक था टैक्स ईयर, तो गुड्स जो थे वो फाइनल डिस्चार्ज में था, अब वो नॉर्मल में चला गया है। वो आपको पता ही है 1% उनका मिनिमम है और 1% इन एडिशन टू वो एडवांस टैक्स 147 में वो रिकवरी कर रहे हैं, एडजस्टेबल है। सर्विसेज को कोई चेंज नहीं आया, 154 है अपनी जगह पे इंटैक्ट है। अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, आप टेक्निकल सर्विसेज दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है और भी इसके ऑनलाइन, बल्कि जो कुरान मजीद पढ़ रहे हैं उनके भी सवाल आ रहे हैं, वो जी मैं ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, क्या करना है? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है जनाब। 154A के अंदर 1% पे करें, एक्सपोर्ट प्रोसीड रिलाइज पे नहीं काटा, बैंक ने खुद जमा करा दे और प्रूफ कर दे कि आपने वाकई ही ये चीज़ें जो है एक्सपोर्ट हुई थी। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी चाहिए होती है अगर वैलिड है, पैसा रियलाइज होना चाहिए, 1% टैक्स है, फाइनल टैक्स है और आपने इसमें सीधा बाहर निकल जाना, बाकी आपका प्रॉफिट जो होगा वो आपका होगा। लेकिन उसमें ये है कि अगर आपका जो प्रॉफिट है वो आगे आ रहा है वर्क बैक करके, अगर आप वो पॉइंट में आपको बाद में कराता हूँ, अगर मैंने वर्क बैक किया और अपनी इम्प्यूटेबल इनकम निकाली और मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर इम्प्यूटेबल इनकम से ज्यादा हुआ तो अब आपको ऑडिटेड अकाउंट्स देना लाजमी कर दिया उन्होंने, चाहे वो इंडिविजुअल है, कंपनी है या AOP है। कंपनी तो खैर पहले ही ऑडिट करा रही है। 25 आपको पता ही नहीं, MIS और मालूमात का डाटा वो आप करते ही हैं, उसमें मेरा कोई, हाँ उसमें ये है कि आप अपनी उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट
आपका जो जो गाड़ियां हैं, प्रॉपर्टीज है। अच्छा, एक और भी 2-3 तरह के बड़े तजर्बे हुए जब हम MIS में जाते थे, तो क्या होता था कि कई हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, MIS उसको कम दिखा रहा है। अभी भी कुछ बैंक लिंक नहीं हुए, काफी हद तक हो चुके हैं, तो आपने उसको मैच करना है और चेक ये करना है कि सही वाला कौन सा है। मसलन मेरे पास एक्चुअल डाटा बता रहा है 1 लाख प्रॉफिट ऑन डेट पे टैक्स कट गया है, सिस्टम दिखा रहा है 75,000, तो पता चला कि एक बैंक उसके अंदर आ ही नहीं रहा। तो आपने रियल वाला फिर पकड़ना है, ना कि MIS वाला पकड़ लें, क्योंकि वो उसने अब जमा नहीं कराया, वो एक अलग बात है, वो आप उससे बैंक से पूछेंगे भाई ये पैसे आपने जमा कराया कि नहीं कराया। अब इसमें भी 2-3 फैक्टर्स आ रहे हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ जब आप डील करते हैं, हमारा केस फंस गया था इसी तरह ही, तो वो क्या हुआ कि लेटर हेड पे लिख के तो उन्होंने दे दिया कि 40 लाख कट गया, हमने दे दिया, वो अब वेरीफाई नहीं हो रहा जी, ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो रहा। फिर उसको कहा सर बात यह है आप हमें वो चेक नंबर लिख के दे जिसके थ्रू आपने 50 पार्टियों को चेक वो टैक्स जमा कराए थे, उसके NTN नंबर सारा वो हमें दे दे, ताकि हम इनको प्रोवाइड कर दें कि ये चेक की अमाउंट जो है ना वो जाके उसको वेरीफाई कर लें। तो अगर पेमेंट चेक के थ्रू गई है और इकट्ठी गई है तो MIS उसको नहीं दिखाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। सो हर चीज MIS के अंदर नहीं है, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना, लॉ को भी देखना, फिर आगे लेके चलना। ये मैंने आपको मिनिमम टैक्स आपको 113 का पहले बात होगी, NTR है और अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स। अब वो 3 तरह की कैलकुलेशन हो रही है बंदे की, आप अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट भी बना रहे हैं, टैक्स वाला भी बना रहे हैं, ठीक है, और मिनिमम, तो तीनों में से जो हायर हो। अब ये भी सवाल हो गया जी ये 6 मिनिमम है तो सारे पे करने हैं, नहीं भाई, कॉन्सेप्ट यही है कि विच एवर इज जो हायर होगा वही हम जो एप्लीकेबल होगा वही पे करेंगे, अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। सेक्शन साहब लिख दिए। बाकी आपको ऑल बैंक की एंट्री इसी बैंक को तो बिल्कुल किसी सूरत में ना तो FBI छोड़ने को तैयार है, छोड़ना भी नहीं चाहिए। बैंक की मुकम्मल एंट्री, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो क्लोज्ड है, चाहे वो नया ओपन हुआ है, चाहे वो बिजनेस है, उसकी तमाम डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज पे पेंसिल रख दें आप, भाई ये पैसा किधर से आया और किधर गया, ये मुझे क्लियर करें। और फिर उसके बाद जब आप सेल बना लें या परचेज दोनों बना लें तो उसको सेल टैक्स रिटर्न, और अगर वो PRA में भी रजिस्टर्ड है इन एडिशन टू नॉर्मल, वो भी दे रहा है सर्विसेज भी, तो दोनों को जमा करें, या अगर दूसरे सूबों में भी है तो सबको कलेक्ट करके उसको टैली करके दे, और अगर कोई डिफरेंस है तो रिकंसिलिएशन बना लें। एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं, आपकी इंपोर्ट काफी जगह पे आपके अकाउंट के साथ मैच नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि सेल टैक्स रिटर्न में वैल्यू जाती है असेस्ड और डिक्लेयर्ड व्हिचएवर इज हाई, उसने लेना है आपको असेस के ऊपर, ज्यादातर असेस्ड की वैल्यू ज्यादा है, जहां असेस्ड और डिक्लेयर बराबर है वहां पे वैल्यू बराबर हो सकती है, अदरवाइज सेल टैक्स रिटर्न में जो वैल्यू गई है वो असेस्ड वैल्यू है, तो वो फिर आपको रिकंसिलिएशन बनानी पड़ेगी कि जनाब मेरी वैल्यू ये अकाउंटिंग वाली और टैक्स वाली ये है, और डिफरेंस इस तरह मैंने इसको टैली किया हुआ। एक और बात, सेल, अब आप जो विद होल्डिंग जब काटते हैं तो इंक्लूडिंग सेल टैक्स सब शो कर रहे होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है वो विदाउट सेल टैक्स है, और जो सेल टैक्स रिटर्न में है वो भी विदाउट सेल टैक्स है, बट वो असेस्ड वैल्यू जो है जनरली वो लेके जा रहे होते हैं। फिर आपकी क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग भी आने हैं चार्जेस, इंस्टॉलेशन के भी चार्जेस आने हैं, तो अकाउंटिंग में और चीजें भी आ जाएंगी, तो रिकंसिलिएशन बना के रख लें ताकि कल को जब डिफरेंस आए तो आपके पास जवाब हो। नेक्स्ट है जी मेरे पास अकाउंटिंग और टैक्स डेफिनेशन जी, इस पे काफी बहस हो चुकी है, आपको पता है सेक्शन आपके पास 22 से लेके 25 तक है। देखिए 3 हिस्से में कर देता हूँ। अकाउंटिंग तो डेफिनेशन आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक करनी है। वैसे अगर मैं शॉर्ट सी बात करूँ तो अकाउंटिंग में 10 और मोर मेथड्स अवेलेबल है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। टैक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास 3 चीजें मेन आ रही हैं। टेंजिबल आपका जाएगा 22, 23, 23 से 23B तक, इनिशियल फर्स्ट ईयर वो डाल के। इनटेंजिबल सेक्शन 24 है और प्री कमेंसमेंट आपका 25 है। सो टेंजिबल का आ गया पहला 22 से 24 से पहले 23 से भी जो भी अवेलेबल है, 24 इंटेंजिबल है और 25 प्री कमेंसमेंट है। ये तीनों ही उसने कवर्ड किए हुए हैं। अकाउंटिंग वाली इनकी डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन रिवर्स होगी, और टैक्स में जो आप कैलकुलेट करेंगे उसके मुताबिक आप टैक्स में एक ही मेथड है आपके पास। टेंजिबल के लिए WDV है, इनटेंजिबल के लिए स्ट्रेट लाइन है, और इसी तरह 20% आप प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, उन्होंने छोड़ा कुछ नहीं है, तमाम आपके एक्सपेंडिचर वो आपको अलो कर रहे हैं। फिर 20 का 1 सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई एक एक्सपेंड, जैसे मैं एक सवाल करूं ना स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, तो एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, क्या ऑर्डिनेंस में ऑडिट फी
या एम्प्लॉइज की एंटरटेनमेंट किसी सेक्शन में कवर्ड है, आपको स्पेसिफाइड में नहीं मिलेगा, फिर आपको 20 के सबसेक्शन 1 में आना पड़ेगा। वो ये कहता है कि एनी एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली जो बिजनेस के लिए होगा वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सेक्शन में ऑडिट भी कहीं नजर नहीं आएगी। एम्प्लॉइज की फंक्शंस, एंटरटेनमेंट और मीटिंग्स, सेमिनार, वो सब आपको नजर आएंगे। अगर आप रेगुलर बेसिस पे चाय पीते हैं 2 टाइम दफ्तर में, तो वो एम्प्लॉइज की एंटरटेनमेंट ऑर्डिनेंस में 20 का सबसेक्शन 1 के अलावा कहीं अवेलेबल नहीं है। तो वो नॉन स्पेसिफाइड के अलावा नॉन स्पेसिफाइड ऊपर कवर्ड होगा। ये मैंने सेक्शन रेफर कर दिए क्योंकि काफी डिटेल है। अगर आप एग्जम्पशन है तो 41 to 52 सेक्शन भी है, 61 to 65 टैक्स क्रेडिट्स है, और अगर आपने एग्जम्पशन लेनी है तो आपको पता है सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 है, 2, 3, 4 वो रिड्यूस रेट, रिडक्शन और इस तरह वो चलते हैं चारों। अच्छा, फिर सर्विसेज में आपको पता है इस वक्त 153(1)(b में रिड्यूस रेट भी है, वो भी देख लीजिएगा। वैसे तो अब हमारे जब पहले 11 था वो 15 पे चला गया है। सर्विसेज का आपको पता रेट जो है वो 15% पे उन्होंने किया है, लेकिन जो रिड्यूस रेट है उनको माइनस करने के बाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जी 39 का 3, मैं ज्यादा नहीं अब टाइम लूंगा। इसमें जो लोन, एडवांस, शेयर डिपॉजिट मनी और गिफ्ट, ये चारों आपने थ्रू क्रॉस चेक या बैंकिंग चैनल के लेने हैं, वरना 39(3) में आपकी इनकम बना के उसको, कुछ फैमिली वालों में थोड़ी सी छूट उन्होंने दी हुई है, लेकिन कोशिश करें कि चारों ट्रांजैक्शन जो है वो थ्रू बैंकिंग चैनल या क्रॉस चेक जो भी एप्लीकेबल है वो आप उसको यूज करें। कैश फ्लो जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे बिजनेस में है या पर्सनल में है। जिस डेट पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उस डेट पे आपके पास पैसा होना चाहिए, चाहे वो पहली दफा इन्वेस्टमेंट है या बाद में है। पहला ही क्वेश्चन ये है पैसा कहां से आया आपके पास, बाकी बातें बाद में, फिर जो कमाया या नहीं कमाया वो बाद की बात है। अब मैं सिर्फ 3 पॉइंट और दूंगा, जरा ना आगे तरफ से चलिएगा, मैं बताता हूँ आगे बैलेंस शीट पे और करें आगे। हाँ जी करें जरा और सर, बैलेंस शीट भी आओगे सर आगे एक और या बैलेंस शीट में 4 मेन पॉइंट्स हैं जी मेरे। पहली बात तो ये है, आप देख सकते हैं तरतीब में थोड़ी आगे पीछे, ऑडिटेड अकाउंट्स के बगैर 34 रूल के मुताबिक के बगैर तो रिटर्न आप नहीं कर सकते। इनकम्प्लीट होगी, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स का नोटिस आएगा, आपको ऑडिटेड अकाउंट्स देने पड़ेंगे। नंबर 2, ये डाटा एक्चुअल बेस पे होना चाहिए, अजम्पशन और प्रिजम्पशन पे नहीं आप डाल सकते, वरना 111 सेक्शन अवेलेबल है। अनएक्सप्लेन्ड इनकम और अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट या क्रेडिट्स, वो सारा 111 के अंदर वो लपेट देगा, फिर आपके लिए मसला शुरू हो जाएगा। तीसरा, ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है। जैसे आप वेल्थ स्टेटमेंट बनाते रहे हैं, रिकंसिलिएशन और कैश फ्लो, उसी तरह बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस भी डबल एंट्री के थ्रू आएगा। चौथा, अब लोग कुछ क्या करते हैं, 0 डाल के आप डिक्लेयर कर देते हैं। जब आप 0 डाल के डिक्लेयर कर देंगे, डिक्लेरेशन तो हो जाएगी। अगर आपने 122(9) से पहले उसको रिवाइज ना किया तो फिर आपके लिए रिवाइज करना इम्पॉसिबल है, और जो कुछ आपका आ रहा होगा वो 111 के अंदर चला जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड हो जाएगा जी, आपने डिक्लेयर ही नहीं किया। सो डिक्लेरेशन पहले पूरी कोशिश करें कि उसको 100% कंप्लायंस करके करें। आखिरी 3 पॉइंट है जी, जरा आगे जरा करें इसको। आगे सर, ये तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जी। आगे चल सर ऊपर जा रहे हैं आगे सर। ये 7F था, ये 4 हेड्स ऑफ इनकम जो इसके उसके बारे में नोट्स है थोड़े थोड़े। आगे जी, आगे सर करें सर, करते जाए। ये फॉर्मेट मैंने इन्हीं के लिए रखे हुए। आगे ये पीछे तरह कीजिएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस पे थोड़ी सी बात कर। कंपनी का कोई सेपरेट कोई अलग से कोई नहीं है। आपने किसी भी कंपनी के अगर सैंपल चाहिए हो तो आप ऑनलाइन जाएं और किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नाम लिखें जो लिस्टेड है, आपको उसको डाउनलोड कर लें। आपको पूरा उसका फॉर्मेट, उसके नोट्स,
आपको सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। तो किसी की वो मिन्नतें तरले करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट चाहिए तो आपको वहाँ से सारा मिल जाएगा। वो भी ना मिले तो अकाउंटिंग की किताब एक ले लें, उसमें फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट, वो भी ना मिले तो रिटर्न का फॉर्मेट इसके अंदर, वो उसके अंदर बैलेंस शीट भी बनी हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो सोर्सेज है तो आप उसमें से सर्च कर सकते हैं। अब वो 3 पॉइंट सर मैंने देने, ज़रा आगे चले क्योंकि क्वेश्चन आंसर में मैं ज़्यादा जाना चाह रहा हूँ। आगे मैंने एंड में 2-3 रखे, बस मैं क्लोज करना। आगे ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इसमें सैलरी को निकाल के आगे जी आगे बस इधर ये 5, 6, 7 3 पॉइंट्स हैं। क्योंकि मुझे मेरे उस्तादों ने बड़ों ने कहा था कि कोशिश करें कि सेशन को जितना शॉर्ट रखेंगे, क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा लेकर आए, लर्निंग ज़्यादा होगी, बेहतर ज़्यादा होगी। अच्छा, 3 जो मैंने आपको इम्प्यूटेबल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने पहले थोड़ा सा आपसे शेयर किया। अब वैसे 4C और 4B के लिए इम्प्यूटेबल इनकम है। असल में हो क्या रहा है कि पहले 169 सब सेक्शन 4 था जो ये कहता था कि आप मैक्सिमम क्रेडिट जो है वो टैक्स से वर्क बैक करके ले सकते हैं। वो कहता था यहाँ तक आप जा सकते हैं। वहाँ भी इस प्रोविजन को कुछ लोगों ने मिसयूज किया। कैसे, वो मैं बताता हूँ। मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आया है 1 करोड़ पे, मैंने जो टैक्स से वर्क बैक किया है वो है 4 करोड़ पे। तो मेरा सवाल ये है कि जो चीज़ आपने कमाई नहीं उसका क्रेडिट कैसे मिलेगा आपको? मेरे पास तो वो है ही नहीं, ना वो रिसीवेबल है ना वो मैं रिसीव्ड होना है, तो ये पैसा किधर है? लोग क्या करते थे कि जी अकाउंट तो हमने बनाया नहीं, हमें 4 करोड़ का क्रेडिट दे दें आप। तो भाई क्रेडिट तो आप ले रहे हो पर पैसा किधर है? अभी ये भी क्वेश्चन आएगा कि डीम्ड इनकम का क्रेडिट मिलेगा, इस पे भी क्वेश्चन आएगा, वो बाद में करते हैं आपके साथ। जो एक्सपोर्टर के लिए इस वक्त स्टेटस है कि अगर आप 154A में कवर्ड है या FTR के अंदर आपकी इनकम कवर्ड है तो एक आप एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें, आपको क्रेडिट आपके एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस का ही मिलेगा, इररिस्पेक्टिव के आपको वर्क बैक करके आपकी डीम जो इम्प्यूटेबल इनकम है वो अकाउंटिंग इनकम से चाहे ज्यादा है, चाहे बराबर है, चाहे कम है, उसको छोड़ दें। अब आपने रियल डाटा बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस पे जजमेंट्स भी आ चुकी है क्योंकि 169 सबसेक्शन 4 जो है 4 या 2007 में वो खत्म हो चुका है। अब उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलना, वो आप ले नहीं सकते। ठीक है, एक तो होगी लीगल बैकिंग आपके पास, ये सामने आपके 169(4) की डिटेल है और साथ इसके वो जो है रेलिवेंट जो है क्लॉज भी है जो डेफिनेशन 28A के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा जी जरा, 2 पॉइंट्स और है बस। अच्छा, अब अभी भी आपको पता है जब आप रिटर्न फीड करते हैं चाहे इंडिविजुअल कंपनी या AOP की, तो मिनिमम टैक्स के अंदर जाके पिछले कोई 8 सालों से लोग फंसे हुए हैं कि वो रिटर्न जो है कि वो आपका टैक्स डबल वो ऐड कर देती है, मिनिमम में नॉर्मल भी ऐड कर देती है एक्सेप्शंस को निकाल के। अब सवाल ये है तो क्या मैं अब रिटर्न को फॉलो करूं? काफी लोगों ने ज्यादा टैक्स जमा करा दिया जबकि वो बनता ही नहीं था। तो फिर अच्छा मेरे लिए क्या, फिर आपने पहले रेलेवेंट स्टैच्यू पढ़ना है। इसमें बड़ा क्लियरली PTCL ये 2020 ट्रिब्यूनल की जजमेंट है, उसके अंदर पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई रिटर्न, कोई सर्कुलर, कोई चीज इनकंसिस्टेंट विद द लॉ है तो प्रिवेल लॉ ही करेगा। तो रिटर्न कोई आसमानी किताब नहीं है। अगर उसके अंदर कोई कैलकुलेशन गलत है तो आप अपनी कैलकुलेशन पहले बनाएं, उसके मुताबिक उसको टाई अप करें, अदरवाइज वो रिटर्न अच्छा वर्स कम वर्स ये होगा, वो कहेंगे जनाब आपने ये जो टैक्स बनता था आपने जो है इसको देखिए। जजेस ने सिंपल एक बात करनी है, क्या आपने अपनी ड्यू लायबिलिटी डिस्चार्ज की थी? जी की थी। कैसे दिखाएं जी? ये ऐसे। अच्छा, रिटर्न क्या कहती है जी, वो बना रही 5 लाख रुपए, मेरा बनता है 3 लाख रुपए, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ऑब्लिगेशन है मेरे ऊपर कि मैंने 3 लाख पूरा टैक्स या एडजस्टमेंट करनी है या पेमेंट करनी है, वो मैंने 3 लाख रुपए पूरा जमा करवाना है। ऊपर वाला 2 लाख मेरी लायबिलिटी में शामिल नहीं है क्योंकि लॉ की लीगल बैक देखें, रिटर्न बाद में आती है, रूल्स पहले बनते हैं, लॉ पहले बनाया जाता है तो तब रिटर्न अपलोड होती है। ठीक है, कई दफा वो डायरेक्टली भी कर देते हैं, बाद में उसको कर रहे होते हैं, लेकिन लीगल प्रोसेस यही है कि पहले लॉ बनेगा तो फिर आप इंप्लीमेंट करेंगे।
अगर लॉ के पीछे बैकिंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक पर भी ये प्रिंसिपल हेल्ड हो चुका है, अगर कोई चीज इनकंसिस्टेंट विद द लॉ है, इवन का जजमेंट भी हो तो प्रिवेल आपको पता लॉ ही करेगा, उस पर तो बहस करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए जी, आखिरी पॉइंट है, ये मैंने एक चार्ट बनाया है प्रॉफिट ऑन डेट का, क्योंकि काफी लोगों के फोन आ रहे थे कि प्रॉफिट ऑन डेट पे जनाब वो 50 लाख से ज्यादा हो गया है, वो 15% कटा है, वो नॉर्मल में चला गया, हमारे पैसे, हमें समझ कुछ नहीं आ रही। देखें, आप लोगों को बेनिफिट इस तरह पहुंचा सकते हैं, अगर वो एग्जम्पशन में नहीं आ रहा, ये क्लॉज मैंने साथ मेंशन की है 78 79, फिर इसके रेलिवेंट क्लॉजेज जो पार्ट 2 के हैं 5A 5AA AB और AC है, जिसमें वो 10% भी देता है, एग्जेम्प्ट भी करता है, 15% भी है, और अगर आप इन 0 में 10 में एग्जेम्पशन में ना गए तो फिर और 50 लाख से ज्यादा हुए तो तब आप नॉर्मल के अंदर जाएंगे। उसकी अब प्लानिंग क्या है, देखें, अगर एक आप समझते एक बंदा रिटायर्ड है, उसको पता लग रहा है कि जनाब मेरे ऊपर, पहले तो वो पेंशन सर्टिफिकेट या पेंशनर वो बेबू सेविंग सर्टिफिकेट ले ले, उस पे 75 लाख रुपए तक वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और उस पे 5% मैक्सिमम टैक्स होगा, आपको नॉर्मल टैक्स उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उससे के बावजूद भी उसका प्रॉफिट ज्यादा है, उसे को या तो ये भाई नॉर्मल पे कर दो या अपने बेटे या दूसरे को गिफ्ट करके, तो आप अपना जो लिमिट है लीगली, देखें हमने इलीगल काम नहीं करना और मशवरा भी गलत नहीं देना। अगर आपके पास 80 मिलियन रुपीस है तो आप उसको 4-4 करोड़ की 2 वाइफ के नाम पे और अपने नाम पे कर लो, ताकि दोनों का जब प्रॉफिट आए, अब तो वैसे भी प्रॉफिट रेट काफी कम हो गया है, अगर आपको 10% भी मिलता है 4 करोड़ पे तो 40 लाख बनता है, अगर मैं 8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो 80 लाख होगा। तो अगर उसको कोई रिलीफ मिल सकता है, जो लिजिटिमेट राइट है टैक्स प्लानिंग करने का, तो आप अपने टैक्स पेयर को पहले एग्जम्पशन में चेक कर लें, अगर वो नहीं गया 0 रेटेड में चेक कर लें, फिर 10% में चेक कर ले, फिर 15% में चेक कर ले, फिर बेबो सेविंग सर्टिफिकेट में चेक कर ले, और कुछ भी नहीं होता तो उसे को भाई हम ये आपके लिए कर सकते हैं लिजिटिमेट कि आप इन्वेस्टमेंट को 2 हिस्सों में कर ले, लेकिन स्टेट का पैसा आपने पूरा देना है, वो नहीं चोरी करना आपने, वो आप पूरा पे करेंगे, जो 15% आपका जाएगा। एक और मसला हो गया, अब बैंकों में क्या हुआ है लास्ट बजट में, एक तो रेट हो गया नीचे आ गया है, प्लस बैंक का जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो 20% हो गया। नेशनल सेविंग सेंटर में अभी भी मैक्सिमम 15 ही है। अच्छा, इधर अगर नॉन ATL में हुआ तो 20 का 40 हो जाएगा, तो उसका तो 40% अगर निकल गया, कुछ लोगों के गए हैं, उन पे यकीन माने कि उनको सिर्फ इसके अलावा इनकम ही कोई नहीं है, ना चाहते हुए भी हम उन लोगों को फाइलर बना रहे हैं, यार ATL में आ जाओ, ताकि जो तुम्हारी वो जो कम से कम जिंदा रहने तो बंदे को दो ना, कि चलो यार तुम 15-20% दे के जान तो छुड़ाओ अपनी, या 15% टैक्स दे के, ताकि आपका जो पैसा है वो सिक्योर्ड हो सके। तो ये मैंने कोशिश की जी कि चीज़ों को जोड़ के इसको एक जगह पे लेके आए। बाकी एक फॉर्मेट जो है मैंने एक फाइल अलग बनाई हुई है, अगर आपको फॉर्मेट चाहिए उसके प्रॉफिट एंड लॉस के, बैलेंस शीट के, नोट्स के, तो वो उसके सारे उसके अंदर पड़े होंगे। मैंने कोशिश की कि इसको शॉर्ट करूं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बर्दाश्त किया, थैंक यू वेरी मच। जी आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब एक पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन टैक्सेशन एकेडमी के हवाले से अनाउंसमेंट है, उसके लिए मैं डायरेक्टर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ऑफ टैक्सेशन एकेडमी चौधरी कमर जमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शेख साहब। आज के हमारे चीफ गेस्ट जनाब मियां अब्दुल बारी साहब, सदर लाहौर टैक्स बार मौलाना आसिफ साहब, कैबिनेट के तमाम मेंबरान और स्टेज पर बैठे मेरे मुअज़्ज़ज़ीन और मुअज़्ज़ज़ बार के मेंबरान, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम के लिए बेसिकली PTB एकेडमी ऑफ टैक्सेशन ने एक प्रोग्राम जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से लॉन्च किया था, उसमें हम कुछ रिटर्न्स की वजह से ताख़ीर कर गए। इसको हमने शुरू करना था जुलाई में, लेकिन अब प्लान ये है कि इसको हम ये लास्ट वीक ऑफ नवंबर जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके और दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसकी जो क्लासेस हैं उनका आगाज़ कर दें। तो उसके लिए जो टाइम है वो 4 से 7 बजे तक है, वीक में 1 क्लास है और 18 वीक्स का 18 यानी लेक्चर उसमें टोटल होंगे, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों ही शामिल हैं फेडरल के। और फिर उसके बाद एक केस स्टडीज़ है जिसमें बहुत सारे केस लॉज जो हैं डिफरेंट इश्यूज़ पे, उस पर डिस्कशन है। और इसके साथ साथ एक फिर पैनल डिस्कशन है। फिर उसमें कोशिश हमारी है कि हम उसमें मोट कोर्ट को भी शामिल करें
और एक पूरा जो नए आने वाले लोग हैं ख़ास तौर पे उनके लिए एक पूरा जो प्रोग्राम है उसको तरतीब दें। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हैं वो मंडे से निशात साहब के पास अवेलेबल होंगे, आप उनसे ले सकते हैं उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन, और नेक्स्ट वीक में आप उनको जमा कराएं और उसके बाद हम इंशाल्लाह उसको 1 दिसंबर से जो फॉलोइंग वीक आएगा उसमें इंशाल्लाह हम उसको स्टार्ट करेंगे। और प्रायोरिटी हमारी ये है कि उसमें फ्राइडे हमने कोशिश कर रहे हैं, अगर 2 क्लासेस करते हैं तो थर्सडे फ्राइडे रखेंगे, अगर एक ही होगी तो फ्राइडे का दिन हम रखेंगे प्रेफरेबली, ताकि ये 4 से 7 बजे का जो सेशन है इधर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन में, उसमें 2 तरह के लोग शामिल हैं, आपके जो प्रोमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टैक्स लॉयर्स हैं, और जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं उनको भी हमने अपने उसमें शामिल किया है, जो लेक्चर देने वाले हैं आपके लेक्चरार हैं। उसमें भुट्टा साहब माशाल्लाह हमारे एजाज़ भुट्टा साहब भी उसमें हमारी उस फैकल्टी में शामिल हैं। तो आप लोगों से जो लोग विलिंग हैं, जो बार मेंबर्स हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे जो एक्टिव बार मेंबर हैं उनके लिए डिस्काउंट भी उसमें अवेलेबल है। वो एक प्रॉपर रजिस्टर्ड प्रोग्राम है जिसमें कोशिश यही हमारी है कि हम उसको एक प्रॉपर प्रोग्राम की तरह चलाएं जिसमें नो वन विल बी अलाउड अदर दैन रजिस्टर्ड पर्सन। तो एक मेगा प्रोग्राम है जो पाकिस्तान टैक्स बार की एकेडमी है उसने एक लॉन्च किया। तो ये एक नई चीज़ है जो आप दोस्तों के लिए हम इस रूटीन से हट के लेके आ रहे हैं, ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं वो सही मानों में अपने आप को अपग्रेड करें, अपने नॉलेज को अपने आप को बेहतर तौर पे पेश करें, और आगे जब कोर्ट्स में जाते हैं, जब आप लिटिगेशन में जाते हैं तो एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पर आप पेश हो सकें। तो नेक्स्ट वीक से आप मंडे से निशात साहब से इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले सकते हैं। उसमें सीट्स भी लिमिटेड हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे ही है, और जो लोग पहले आ जाएंगे उसको फिर जो रह जाएंगे वो फिर नेक्स्ट सेशन जो आगे चलेगा उसमें जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका सदर साहब, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, और ऑन बिहाफ ऑफ PTB एकेडमी ऑफ टैक्सेशन चेयरमैन की तरफ से भी आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के गेस्ट ऑफ ऑनर, फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन मोहसिन नदीम साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं और आज के सेमिनार के हवाले से अपने ख्याल का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मियां अब्दुल बारी साहब, मेंबर पिलर ट्रिब्यूनल, सदर लाहौर टैक्स बार जनाब राना आसिफ साहब, सेक्रेटरी साहब और सेक्रेटरी जनरल, और हमारे कमर जबान साहब, और सारे साथी जो स्टेज पे बैठे हैं और जो यहाँ पे हाजिर हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दरस तदरीस का काम चल रहा था, वो बड़ा अच्छा चल रहा था, तो इसमें को भी इतना ही है कि मैं आकर इस मौके पर यही कह सकता हूँ कि ये काम बहुत अच्छा है। और ये शायद 2007 और 8 में हमने शुरू किया था, जब शहबाज भट्ट साहब सदर थे तो परली तरफ थे, तो हमने ये किया था। और इसका जो पहला सेशन था उसका चेयरमैन भी मैं ही था इस एकेडमी का, फॉर 2 ईयर्स तक मैं इसको चलाते रहे। फिर हमने फर्स्ट टाइम पे जो जितने भी लेक्चर्स हुए थे इसमें, उसको हमने प्रिंट भी करवाया था, प्रिंट करवा के मेंबर्स में उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो आज अच्छा लग रहा है दोबारा इस जगह पर आकर कि वही चल रहा है, वही जो पौधा लगाया था वो आज माशाल्लाह लहलहा रहा है और बहुत अच्छा पनप रहा है। और भट्ट साहब और एजाज साहब भुट्टा साहब उसके बड़े कारवान हैं और चैम्पियन है अब माशाल्लाह अब इस लॉ में। अल्लाह इन्हें भी इस्तकामत दे, और आप लोगों को जो सीखने आए हैं और सीखने आए बैठे हैं, दुआ है कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो और आपके लिए अच्छा हो। इसके साथ बस मैं इतना ही कहूँगा, इजाज़त चाहूँगा आपसे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल मेंबर ATI लाहौर मियां अब्दुल बारी राशिद साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने ख्याल का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इज़्ज़त अफ़ज़ाई का, बड़ा मशकूर हूँ मैं तमाम ओहदेदारान का, सब दोस्तों का, सब भाइयों का। मेरे लिए पहला ही मौका है, ना मैं कभी सियासत में बाहर की रहा या कभी अपनी इल्मी ज़िंदगी में कुछ तकरीर करता रहा, तो जो भी तकरीरें या बातें की हैं वो डाइस पे आके कोर्ट पे रात को तैयारी करके एक लीज जो है वो याद करके जो कहनी है वो हम कहा करते थे।
तो ये मेरे लिए फिलबदी के लिए तो ये बड़ी मुझे खुशी हुई है कि देख के कि यहाँ पर बड़ी ट्रेनिंग सेशन चल रहा है और मेरे लिए भी ये सारा कुछ लर्निंग है। आप सब के लिए मैं ज़्यादातर के लिए बल्कि मेजॉरिटी के लिए मैं अजनबी हूँ। मेरी वालिद साहब के साथ आप लोगों की हो सकता है शायद रिकग्निशन हो, जिस तरह मैं आपके लिए अजनबी हूँ इसीलिए बहुत सारे चेहरे मेरे लिए आप भी अजनबी हैं। इस चीज़ का आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि जब मैं इस ट्राइब्यूनल पे आया हूँ तो इस चीज़ का आप लोगों को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, क्योंकि मैंने जो महसूस किया, मुझे तकरीबन 20-22 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो जब तक मैं इस तरफ था बेंच पे था तो हम अक्सर बचपन से ही देखते आ रहे थे बाज़ वकला को बड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाती थी, उनकी बात को बड़ी देर तक सुना जाता था, उनके साथ बड़े तहम्मुल के साथ जो है वो जजेस का रवैया होता था और बाज़ के साथ ऐसा नहीं होता था। तो मैं अपनी ज़ात की हद तक कहूँगा कि जब मैं इस बेंच पे आया हूँ तो मेरे लिए चूँकि सारे अजनबी थे तो मेरे लिए सारे बराबर थे, तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा इस चीज़ से कि आप में से कौन जो है बहुत बड़ा वकील है, कौन जो है वो ज़्यादा जानता है, कौन जो है कम जानता है। हाँ बता ये है कि ये एक स्टेज है जो कि जहाँ पे मैं आज हूँ उस तक पहुँचने से पहले की बातें हैं सारी। आपने जितनी भी रिटर्न्स फाइल करनी है, जितनी भी आपकी ये सारी स्पेशलिस्ट की बातें हैं। हम तक जो बात पहुंचती है ये सब कुछ होने के बाद, इसके बाद आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी असेसमेंट खुलनी है, जो भी मामला खुलने हैं वो खुल गए, कुछ ऑर्डर्स हो गए, उस ऑर्डर्स होने के बाद हम तक बात आ गई, ट्रिब्यूनल तक बात आ गई। अब सवाल ये है कि आपकी सारी जो आज की प्रेजेंटेशन थी, जो कि बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी, मेरे लिए भी बहुत ही लर्निंग थी इसके अंदर, ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन एक तरफ, आपका सारे का सारा काम एक तरफ, लेकिन आप अगर उस फाइनल मौके पे, ये सारा इसके पीछे तो सालों का काम होता है, उस फाइनल मौके पे अगर आप अब्दुल बारी को ना समझा पाए, क्योंकि अब्दुल बारी को तो इनकम टैक्स नहीं आता या कम आता है, वो तो एक लॉयर है, अंडरस्टैंड कर लेता है, कॉमन सेंस होनी चाहिए किसी भी शख्स के पास कोई मामला डिसाइड करने के लिए। हमने अपनी तारीख की किताबों में पढ़ा, हमने देखा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास मामलात आया करते तो उनके पास कोई लीगल एजुकेशन नहीं थी। आपके पास या तो एक फहम होना चाहिए और आपके पास एक नीयत होनी चाहिए कि जी मैंने ऑनेस्टी के साथ एक फ़ैसला करना है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कुछ हकूक़ जो हैं आपके बेंच की तरफ होते हैं और कुछ बेंच के हकूक़ जो हैं वो आप लोगों की तरफ होते हैं। तो जिस तरह मैंने पहली बात की कि आपका जो पहला हक है वो ये है कि आपको एक पेशेंट हियरिंग मिले, आपको बगैर इस तफरीक के कि आप बड़े वकील हैं या आप छोटे वकील हैं, आपको उसी तरीके से ट्रीट किया जाए जिस तरह से बाकी सब लोगों को, कोई बड़े नामवर आदमी को ट्रीट किया गया है वैसे ही ट्रीट किया जाए। ऑनेस्टी के साथ आपकी बात को सुन के ऑनेस्टी के साथ फैसला कर दिया जाए। ये तो वो सारी बातें हैं जो सबको पता है। मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा जो मुझे 6 महीने हो गए इस बेंच पे आए हुए, जो मुझे प्रॉब्लम्स पेश आई हैं। मुझे जो प्रॉब्लम्स पेश आई हैं वो ये आई हैं कि डाइस पे खड़े होके, रोस्ट्रम पे खड़े होके जब AR साहब आते हैं, AR साहब ये अज्यूम कर लेते हैं कि इन मेंबरों को इतनी मोटी किताब जो है इनकम टैक्स की वो सारी आती है। ये पहली अजम्पशन ही गलत है। आपने जब अपना केस प्लीड शुरू करना है तो आपने, अगर आप नोट करेंगे जितने भी नामवर बड़े बड़े वकला हैं वो अपने अंदाजे बयान में जब शुरू करते हैं बात तो वो ऐसे शुरू करते हैं जैसे अगला बंदा बिल्कुल उसको पता ही कुछ नहीं है। तो एक तो ये चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि डाइस पे जब रोस्ट्रम पे काउंसल्स या प्रैक्टिशनर जब आते हैं ना, वो अपनी प्रेजेंटेशन में बहुत सारी अजम्पशंस लिए हुए आते हैं। एक तो वो अजम्पशंस नहीं होनी चाहिए। आप अपना केस इस तरीके से प्रेजेंट करें कि जिस शख्स के सामने आप आए हैं, चाहे वो आप डेली पेश करते रहे हैं, जिस शख्स के सामने आप आए हैं उसको कुछ नहीं पता,
और आप बुनियादी बात से शुरू करते हैं, कहानी ऐसे शुरू की। ये बेसिकली अगर हम देखें प्रैक्टिस की जो आर्ट ऑफ प्रैक्टिस है, ये आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग ही है ना। आप राष्ट्रोत्सव पे आते हैं और आप आके एक कहानी सुनाते हैं जज को, उस कहानी को सुनाने के अंदर ही आपने अपनी रिलीफ लेनी होती है। इस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो शख्स आए और आप लोगों ने उसने अपना बयान किया उस वाक़या को, जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दुनियावी मामलों में जो ज्यादा चतुर होता है, जो ज्यादा तेज बोलने वाला होता है, वो रिलीफ ले जाता है। ऐसे है ना जी, जो ज्यादा चर्ब जुबान के अलावा। अब बात तो स्टोरी टेलिंग की है, अब आप स्टोरी टेलिंग कैसे कर रहे हैं? अब मैंने देखा है मेरे पास बहुत सारी रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशंस आ रही हैं, बहुत सारी रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशंस आ रही हैं जिसमें हम देखते हैं कि अजीबोगरीब फैसले हुए होते हैं। उन फैसलों से देख के ये अजम्पशन नहीं की जा सकती कि मेंबर पर बैठे हुए जो लोग हैं, या ये वैसे भी अजम्पशन नहीं की जा सकती जब जो एक बेंच पे जो बैठे हुए लोग हैं वो मास्टर हैं इनकम टैक्स के, सेल्स टैक्स के या फेडरल एक्साइज के, एज फार एज दिस ये ट्राइब्यूनल इज कंसर्न। मास्टर आप लोग हैं, आप लोगों ने बताना है एग्जैक्टली कि जी ये केस है, ये इसमें हुआ है। अच्छा, फिर जो दूसरी प्रॉब्लम मुझे पेश हुई वो ये थी कि प्लीडिंग्स जो थी मेरे लिए इनकम टैक्स की वो बड़ी डिफरेंट थी। हम लोगों ने मैंने अपनी प्रैक्टिस ज़्यादातर इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी साहब के साथ की। आपको बताया उनकी उधर की जो प्लीडिंग है बड़ी डिटेल्ड प्लीडिंग है और उसके अंदर एक एक चीज़ साथ लगती है, एक एक डॉक्यूमेंट साथ लगता है। तो जिस तरह मैंने कहा कि हमने रिस्पेक्ट देनी है आपको बिला किसी तफरीक के। आप आ गए हैं, आप अपना किसी मेरा भी ज़ाती केस नहीं है, आपका भी ज़ाती केस नहीं, किसी तीसरे शख्स का ये केस है, लेकिन आपकी तरफ से भी हमें जो इज्जत चाहिए वो क्या है? आप कैसे इज्जत दे सकते? सब आके कह देते हैं माय लॉर्ड, ऑल्दो मुझे पसंद नहीं है ये लफ्ज़, आके कह देते, लेकिन हमारी जुबान पर चढ़ा हुआ है, अमूमी तौर पर हम बगैर इसको सोचे समझे अदा कर रहे होते हैं। तो आपकी तरफ से ये है कि अक्सर हमें डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। मुझे पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट दिया गया, मैंने ऐसे देखा, पीछे देखा, उसमें वो किसी किराने की रसीद थी सफ़ेद कागज़ के ऊपर। मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट में या इवन सिविल कोर्ट में ऐसा डॉक्यूमेंट ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं दिया। सिविल कोर्ट भी शायद ऐसा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ना करे। हमें डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं सर जिसके पीछे रसीदें होती हैं, डॉक्यूमेंट ऐसे दिए जाते हैं जो पढ़े ही नहीं जाते। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरा तो खैर नज़र का भी थोड़ा चश्मा इंक्रीज करना शुरू हो गया, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि जो वो ऑर्डर लगे होते हैं वो पढ़े ही नहीं जाते। मुझे समझ नहीं आता ये पास वैसे कैसे कर देते हैं ऑफिस वाले। तो मेरी नज़र में आपकी तरफ से जो हमारा हकूक है आपके ऊपर वो ये है कि आप कम अज़ कम, और आपके क्लाइंट की तरफ जो आपका फ़र्ज़ है वो ये है कि आपकी तरफ से जो प्लीडिंग है वो कम अज़ कम ऐसी हो कि अगर आप नहीं भी आए, बहुत सारे केसों में आप यकीन कीजिए एक्स पार्टी फैसले करने पड़ रहे हैं। एक्स पार्टी फैसले करने की एक बहुत बड़ी एक अज़ाब जो इस 2024 से पहले तक था कि जी आपने ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल रिकॉर्ड करना है। पूरी दुनिया में चले जाएं, टैक्स पेयर आया, टैक्स पेयर अगर नहीं पेश हुआ, टैक्स पेयर इसलिए तो नहीं पेश हुआ कि वो उसने इसलिए तो अपील नहीं की थी कि वो कमिश्नर का ऑर्डर बहाल करवा ले, भाई नहीं आया तो उसका एक ही तरीका है, तमाम अदालतों में एक ही तरीका है कि आप क्या करते हैं कि जी उसको रिस्टोरेशन की ऑप्शन देते हैं और कहते हैं कि इसको मुलतवी, इसको डीएनपी कर देते हैं। जब वो आएगा दोबारा आके फाइल कर देगा। नोटिस नहीं होते, 100 वजूहात हैं। रेक्टिफिकेशन में जो ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास वो इस वजह से आ रहे हैं कि जी डिसाइड करना है हर सूरत में ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल रिकॉर्ड, और वो डिसाइड 90% टैक्स पेयर के खिलाफ होता है। ज्यादातर केसेस जो है ना खिलाफ डिसाइड हो जाते हैं। अब आप मुझे बताएं वो खिलाफ फाइनल फैक्ट फोरम है, क्या चाहेंगे आप कि वो खिलाफ हो जाए फैसला या अदम पैरवी खारिज हो जाए? वैसे बाय द वे अभी चेंज हो गया है लॉ, उन्होंने 2024 में कानून चेंज कर दिया और वो जो क्लॉज थी कि अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड पर डिसाइड करना है वो नहीं आपने करना, लेकिन समहाउ अभी भी वो क्या करते हैं कि वो डिसाइड कर देते हैं। आसान है ना चीज। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई जो मैंने महसूस की कि आप लोगों की तरफ से रीडिंग्स जो हैं वो कम से कम ऐसी हो कि अगर आप नहीं भी आए हुए
तो हम देख के कह सकें कि जी मैं इसको पढ़ लूँ, मामले को देख लूँ, पर्टिकुलर लॉ देख लूँ। आपने अगर कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट लगाया, रूल्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है कि जी आपने मिनिमम ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं। मैक्सिमम लगाने पे कोई कदगन नहीं है। आप ये सारी जो बातें आपने ये जो एकेडमिक बातें की हैं, ये तमाम बातें जिस किस्म के ऑर्डर्स मैंने देखे हैं सर, उसके बाद यकीन करें मुझे लगता है कि यार ये सारी जो एक्सरसाइज है, ये सारी जो पढ़ाई जो असेसिंग ऑफिसर जो ऑर्डर करता है, दिमाग दंग रह जाता है। और फिर आप कहते हैं कि जी आपने डॉक्यूमेंट्स नीचे दिए थे, लिहाजा इस बात को ऊपर डॉक्यूमेंट नहीं लगाए जाते। मोस्टली केसेस में हमें यह कहा जाता है कि जी नीचे डॉक्यूमेंट दे दिए थे। आप मुझे बताएं, आपको कोई बात ये कहे आप डिसाइड कर सकते हैं मामला? डिसाइड नहीं कर सकते आप मामला। तो एक तो सर कि ये प्लीडिंग्स अपनी जो हैं वो थोड़ी ठीक करें, हम लोगों को असिस्टेंस होगी। बाकी मुझे उम्मीद है कि अभी बेंच पूरा हो गया है और बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं कि आप लोगों के मामलात, आप लोगों के केसेस जो है कैसे डिसाइड हो रहे हैं, तेज़ डिसाइड हो रहे हैं, ख़िलाफ़ डिसाइड हो रहे हैं, या कोई बेहतर जजमेंट्स आ रही हैं, उसका फ़ैसला आप लोगों ने करना है। मेरे पास यही कुछ बातें थी करने के लिए चंद, और मैं जनाब आप सबका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आज यहाँ पर आने का और इज़्ज़त दी। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो इसके साथ ही प्रोग्राम ऑलमोस्ट इख्तिताम पे पहुंचता है। तो सीनियर्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काइंडली आप राना मंजूर साहब, सॉरी कामरान साहब का वर्ड ऑफ थैंक्स हमारा रह गया जी। तो कामरान साहब अगर अवेलेबल हैं, जब वो कमेटी रूम है नमाज के लिए गए हैं, तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जी कि आप लोग तशरीफ़ लाए और हमें बर्दाश्त किया आपने। तो अब सीनियर्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग सारे स्टेज से आगे तशरीफ़ लें। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ, जो महसूस किया वो मैंने बोल दिया।